इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें हर एक यूनिट को कवर किया गया है, हर एक चीज़ को समझाया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम आराम से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की। तो 5 यूनिट है, उस पाँचों यूनिट में से पहला यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री में हम बिजनेस करते हैं, उसी को इंटरनेशनल बिजनेस कह देते हैं। मतलब क्या है इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस आई बी रेफर टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। मतलब अगर हम अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करते हैं तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। अब इट इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, कैसा कैसा व्यापार होता है, किस चीज़ से व्यापार होता है। गुड्स का हम व्यापार कर सकते हैं, सर्विस के व्यापार कर सकते हैं। मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। मतलब सामान का भी हम बिजनेस कर सकते हैं, सामान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सर्विस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है, लाइसेंसिंग हो सकती है, फ्रेंचाइजिंग होती है और इंटरनेशनल प्रोडक्शन होता है। ये सारा इंटरनेशनल बिजनेस में ही होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में सारी चीज़ें जो थी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन, ये सारा ही आपका इंटरनेशनल बिजनेस में होता है। अब दूसरी तरफ ये हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अब जो हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? जब भी हम अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस की एक छोटी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सर्विस, नॉलेज एंड कैपिटल बिटवीन टू और मोर कंट्री। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्री में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गुड्स का या सर्विस का या अपनी नॉलेज का या अपनी कैपिटल का, तो उसको ही क्या कह देते हैं? हम इंटरनेशनल बिजनेस कह देते हैं। अब फीचर क्या है ऑफ इंटरनेशनल के? जैसे कि इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। मतलब कि जब भी हम अपनी बाउंड्रीज के, नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस काम करते हैं या अक्रॉस हम बिजनेस करते हैं तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कह देते हैं। ये आपके फीचर्स हैं। इसमें क्या क्या आपको इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर में एक ये भी बताया जाता है, यूजेस फॉरेन करेंसी। मतलब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉरेन करेंसीज। जो हमारी फॉरेन करेंसीज है उसको भी हम यूज़ करते हैं। अब देखना पड़ता है अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम होगा, लीगल सिस्टम होगा, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हर जगह की पॉलिटिकल चीजें एक जैसी तो नहीं रहेगी। अगर इंडिया की एक पॉलिटिकल यहाँ पे कुछ और है तो अमेरिका में भी सेम तो नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और नियम होंगे, वहाँ कुछ और लीगल सिस्टम होगा। तो ये चीज आपकी क्या है? डिफरेंट है, हर जगह की डिफरेंट है, तो इसको भी हमें देखना पड़ता है। ऐसी अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो रहेगा, अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तो ऐसी इन्वॉल्व्स ग्रेटर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक बिजनेस हो, दोनों में ही ग्रेटर रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अगर एक व्यक्ति कभी भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क हैंडल करना। अब देखो रिस्क का कभी पता नहीं, अनसर्टेनिटी का कभी नहीं पता जो क्या हो सकता है बिजनेस में, तो वो तो आपका इन्वॉल्व होगा ही, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो या डोमेस्टिक बिजनेस हो। अब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या होनी चाहिए? इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसकी ही आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे इंटरनेशनल बिजनेस में घुसेंगे? अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ेगा, जो वहाँ पे क्या डिमांड है, किस चीज़ को सप्लाई करना है, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो रिक्वायर नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ऐसी अगर आप कभी भी कहीं जाते हैं तो आप उस जगह को देख के फिर उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे हमें अगर दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है तो उनकी जो कल्चर होंगे उसके हिसाब से हमें अपना बिजनेस को करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कल्चर कुछ अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उनको देख के करना पड़ेगा जो वहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, जो सी कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर इंडिया में कोई आएगा, अगर वहाँ पे कपड़े का करेगा तो यहाँ पे साड़ी का भी बिजनेस
करना पड़ेगा क्योंकि सारी पहनी जाती है। अगर उसी जगह दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो उनके अलग होंगे, उनके अलग कल्चर होंगे, तो उसके हिसाब से उन्हें बदलना पड़ता है जो भी इंटरनेशनल बिजनेस करता है। ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की? अब इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है वो फर्म के लिए देखेंगे और कंट्री के लिए देखेंगे। पहला हम फर्म के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि अब इंपॉर्टेंस ये है जो कि आपकी मार्केट एक्सपेंड हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है आपको जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज प्रॉफिट। अगर आप छोटे एरिया में कर रहे हो तो आपका छोटा ही प्रॉफिट होगा, बड़े एरिया में करोगे तो बड़ा होगा। तो ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऐसी इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब अगर आप कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो या मार्केट इतनी बड़ी पकड़ रहे हो, तो अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसके वजह से देश को बहुत इकोनॉमी में फायदा होगा, स्केल पे जाएगी, आगे बढ़ेगी। अगर हमारा इंडिया ग्रो करेगा, कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा। ऐसी है एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, हम अगर देखें तो हमें क्या है, अलग अलग चीजें, अलग अलग संसाधन मिलेंगे इसके वजह से जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। यही एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंस हो। तो हम अगर देखें कंट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस की, सबसे पहला जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप कोई बिजनेस दूसरी कंट्री में कर रहे हैं और वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप टैक्स भरोगे अपने देश को, और उससे क्या होगा, हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमिक ग्रो होगी, वही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आप कभी भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई एम्प्लॉय की जरूरत होगी, बिना एम्प्लॉय के तो काम नहीं होगा, रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अब रिसोर्सेज बनाने वाला कोई और होगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ऐसी है बेरोजगारी खत्म होगी और रोजगार आएगा। अगर आप अपनी कंट्री में देखें तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर हम अपनी कंट्री में देख लें, इंडिया में अगर बहुत सारी कंपनी खुल जाए तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो नहीं है ना वो हो जाएगा। इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो ये कंट्री के लिए एक फायदेमंद चीज है। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मतलब कि अगर एक दूसरी कंट्री से हम कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब कि अर्निंग जो भी हो रही है का करेंसी हमारे पास, जैसे हम अमेरिका से कर रहे हैं तो डॉलर हमारे पास आएगा, ऐसी एक्सचेंज होता है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अगर हम देखें तो दूसरे की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, मतलब कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे का भी हम देखेंगे और उधर की टेक्नोलॉजी अपने देश में लाएंगे और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाएगी। तो वो अपनी ऐसी एक्सचेंज होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। अब देखेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंशिएट, मतलब कि क्या डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंस करेंगे अब डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, जो डोमेस्टिक बिजनेस जो अपनी ही कंट्री में करते हैं उसको ही डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है दो कंट्री से ज्यादा कंट्री में बिजनेस करें तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कह देते हैं। जैसे एरिया में देखें तो विद इन अ वन कंट्री जब अपनी ही एक कंट्री में हम बिजनेस करें तो उसको क्या कह देते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस कह देते हैं। ऐसी जब अक्रॉस कंट्री, मतलब कंट्री के अलावा भी का। अब आपके अंदर एक डाउट होगा, सर एक बात बताओ, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस नहीं हो सकता? जो वो इंटरनेशनल बिजनेस है सिर्फ वो दूसरे देश में ही काम कर सकता, अपने देश में नहीं कर सकता बिजनेस? नहीं, वो कर सकता है। वो अपने भी देश में कर सकता है और अपने देश से भी बाहर जो बिजनेस कर सकता है दूसरे देशों में भी कर सकता है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं। करेंसी क्या है, सेम करेंसी रहेगी अगर डोमेस्टिक बिजनेस करोगे, पर जब इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो मल्टीपल करेंसीज आएंगी, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा कंट्री में बिजनेस करने वाले को ही इंटरनेशनल कहते हैं, और वो हर एक जगह जाएगा, वहां बिजनेस करेगा तो उनकी करेंसी हम पे आएगी, तभी उसको क्या कह दिया गया, मल्टीपल करेंसीज। लो अगर देखें तो इधर क्या रहेगा, सेम लो होगा। अगर एक ही देश में हम कर रहे तो उसके सेम ही लो होंगे हर वक्त। और इधर क्या होगा, अगर हम एक जगह एक कंट्री में कर रहे हैं फिर उधर दूसरी कंट्री में कर रहे तो सबके अपने अपने लो होंगे, अपने अपने कानून होंगे। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट लॉज होंगे। रिस्क क्या होगा, रिस्क अगर देखें डोमेस्टिक बिजनेस में तो कम होगा, लोअर होगा, मतलब इससे तो लोअर ही होगा, इंटरनेशनल बिजनेस से तो लोअर ही होगा। मैं ये नहीं
नहीं कह रहा बिजनेस में रिस्क नहीं है, पर लोअर है, पर किससे, इंटरनेशनल बिजनेस से। इंटरनेशनल बिजनेस में हायर रिस्क है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल बिजनेस है, कोई छोटा मोटा नहीं, सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं कर रहा, ये दूसरी कंट्री में भी कर रहा है। ऐसी कल्चर देखे, अगर कल्चर डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब जो वो भी अडेप्ट कर रखा होगा, जो व्यक्ति वहां से रहते हैं और वहीं कर रहे हैं, तो उनको तो सिमिलर लगता है। पर अगर देखें एक कंट्री कुछ कर रही है, एक कंट्री का कल्चर कुछ और है, एक कंट्री का कुछ और है, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया कल्चर। तो यही चीज आपकी क्या है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। तो ऐसी आपका क्या है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब अब एक एक करके समझते हैं इस चीज को हम, क्या होता है। जैसे पहला एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या, एक्सपोर्टिंग का मतलब जब हम किसी सामान को, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्री, मतलब अगर हम इंडिया में कुछ बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उसको ही एक्सपोर्टिंग कह देते हैं। ऐसी इंपोर्टिंग भी आपका एक्सपोर्टिंग का अपोजिट होता है। जैसे परचेज करता है गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब कि हम अगर दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसको इंपोर्टिंग कह देते हैं। अगर हम अपने कंट्री से कुछ सामान बेच रहे हैं तो उसे एक्सपोर्टिंग कह देते हैं। डाउट क्लियर इसमें। तो मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं तो ये सब चीजों की जानकारी रहनी चाहिए। लाइसेंसिंग का मतलब सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊं, ग्रांटिंग राइट्स टू यूज पेटेंट, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी। बेटा क्या होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, हम लाइसेंस बना लेते हैं, अगर कुछ सामान पे हमारा पेटेंट हो गया तो वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, टी करके ऐसे लगा रहता है, तो आपको वो ट्रेडमार्क होता है। वो टेक्नोलॉजी, ये सब पे आप लाइसेंस करवा सकते हैं अपना। फ्रेंचाइजिंग आपने देखी होगी, जब हम क्या करते हैं, अलाउइंग अनदर पार्टी टू ऑपरेट बिजनेस अंडर एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। मतलब कि आप देखते होंगे कोई कोई कंपनी जैसे कि मैकडोनल्ड, ये क्या है, इसकी फ्रेंचाइजी सिर्फ उधर ही नहीं है, हर एक जगह उसने क्या है, अपना नाम देके सबको दे रखा है। ये फ्रेंचाइजी देते हैं, अपनी ही बिजनेस की हर जगह अलाउ करते हैं, जो ऑपरेट कर सकता है अपना ये बिजनेस। मतलब बिजनेस किसी और का है पर ऑपरेट सब कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी खरीदनी पड़ती है। तो ये होती है फ्रेंचाइजिंग। जॉइंट वेंचर क्या है, जब टू और मोर फर्म जॉइंटली स्टैब्लिश अ बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ मिल जाती है तो एक बिजनेस क्रिएट करती है, उसी को हम जॉइंट वेंचर कह देते हैं। ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ओनरशिप की या कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशन, तो उसको ही हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बहुत लोगों को पता होगा, पर मैं एक बार बताना चाहूंगा। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एंड मार्केट वर्ल्ड वाइड। मतलब कि अगर देखो तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में कौन कौन आता है, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और मार्केट वर्ल्ड वाइड, एक साथ सारे जितनी भी कंट्री है मिलके जब हम काम करने लग जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तब उस चीज को ही हम ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या, फायदे क्या है करने के ग्लोबलाइजेशन के, ये भी समझते हैं। इंक्रीज ट्रेड, मतलब कि आपका जो व्यापार है वो बढ़ता है। फिर बेटर टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं पे भी बिजनेस मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही। ऐसी कंज्यूमर चॉइस, मतलब अगर देखो मार्केट बड़ी है, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, एक ही जैसे अगर शूज की बिजनेस है अगर किसी की, वहीं बहुत सारे लोगों ने क्या करा, उसको खोल लिया है, ओपन कर लिया है, तो क्या होगा, अब उस पे जो कंज्यूमर खरीदने वाला होगा उस पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे क्या करने के, चॉइस करने के। तो यही होता है कंज्यूमर चॉइस। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, इंक्रीज्ड कंपटीशन। अगर देखो बहुत सारे, अगर कंज्यूमर को चॉइस मिल रही थी बेनिफिट्स में, तो यही सोचो, तो उनके कंपटीशन, अब एक शूज वाला था पहले, अब क्या होगा, बहुत सारे हो जाएंगे, तो उन पे क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा। ऐसी इनकम इनक्वालिटी आ जाएगी और इन्वायरमेंटल कंसर्न आ जाएगा। फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। मीनिंग क्या है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की, अब एक एक करके समझते हैं।
International business environment refer to all external factor that affect international business activity। अब एक बात सोचो, इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट मतलब अपने सराउंडिंग में भी जो कुछ होता है उसे ही इन्वायरमेंट कह देते हैं। ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आएगा? जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जो उसके बाहरी होंगे, उस जो अफेक्ट कर रहे होंगे उसके बिजनेस एक्टिविटी को, उसी को हम क्या कह देंगे? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो ध्यान से समझो, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ही जितने भी एक्सटर्नल, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हो आपके बिजनेस एक्टिविटी को, वही आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। आप कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को देखेंगे एक एक करके, ठीक है? बहुत सारे एक एक करके देखते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड है? इकोनॉमिक पॉलिसी, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इनकम लेवल्स। अब इंपॉर्टेंस देखो इसके, डिटरमाइन परचेजिंग पावर एंड मार्केट पोटेंशियल। क्या करता है? इससे क्या डिटरमाइन होता है हमें? जो परचेजिंग पावर एंड मार्केट पोटेंशियल। अब दूसरा क्या? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, जिसमें इंक्लूड क्या रहते हैं? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, टैक्स पॉलिसीज। अब इसमें देखो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन क्या है, टैक्स पॉलिसीज, ये सारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही में आ जाती है, जो कि इंपैक्ट करती है बेटा। इंपैक्ट क्या करती है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसे लीगल इन्वायरमेंट भी होता है। लीगल इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड रहेंगे? आपके ट्रेड लॉज, कॉम्पिटिशन लॉज, लेबर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर आपकी किसमें इंक्लूड है? लीगल इन्वायरमेंट में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद लॉज ऑफ होस्ट कंट्रीज, ये भी देखा जाएगा आपके लीगल इन्वायरमेंट में। ऐसी सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट जिसमें इंक्लूड क्या है आपका? कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन, लाइफस्टाइल। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है जो कंज्यूमर प्रेफरेंस वेरी अक्रॉस कल्चर। अगर देखें तो इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से होता है जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है उससे हमें पता चल जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में देखें तो इंक्लूड होता है आपका इनोवेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो समझो पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। अब देखो एक एक करके ना पेस्टल एनालिसिस को देखना। पहला जो पी से क्या हुआ? पॉलिटिकल फैक्टर, ई से क्या हुआ? इकोनॉमिक फैक्टर, एस से क्या हो गया? सोशल फैक्टर, टी से क्या हो गया? टेक्नोलॉजी फैक्टर, एल से क्या होगा? लीगल फैक्टर, और ई से क्या हो गया? इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, पेस्टल एनालिसिस। अब पॉलिटिकल फैक्टर में आप पॉलिटिकल सुनते हो तो आपको गवर्नमेंट याद आ जाती है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज पता चलती है और उसकी स्टेबिलिटी पता चलती है। इकोनॉमिक में जब भी आप सुनते हो तो महंगाई, जीडीपी, इनकम लेवल, यही बता रखा है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इनकम लेवल, ये सब आपको समझ आता है। सोशियो फैक्टर मतलब सोशल फैक्टर अगर देखें तो कल्चर के बारे में या डेमोग्राफिक के बारे में बताया जाता है। टेक्नोलॉजी फैक्टर में इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। लीगल फैक्टर है तो लॉ और रेगुलेशन तो जरूर होंगे, वो चीज बताई जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी इशू के बारे में बताया जाता है। अब रिस्क क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में? रिस्क भी देख लें। रिस्क क्या होती है? पॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, कल्चरल रिस्क है और कमर्शियल रिस्क है। क्या रिस्क है इसमें ये देखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट चेंज अफेक्टिंग बिजनेस मतलब कि अगर कुछ गवर्नमेंट चेंज करती है ना, कुछ एकदम से बोलती है जो ये चीज बंद होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक कहते हैं गवर्नमेंट ये बंद होने वाली है, तो जितनी भी कंपनी होगी प्लास्टिक की उसकी अफेक्ट होके वो बंद हो जाएगी और उस जगह पेपर पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक का तो नुकसान हो गया, एक का तो रिस्क में आ गया। अब वो रिस्क किसके वजह से आया? पॉलिटिकल रिस्क के वजह से आया। तो गवर्नमेंट की एक वो होती है जो चेंज कर सकता है कुछ भी। अगर उसका कुछ रूल्स आ गया और उस हिसाब से मेरे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ गया तो वो पॉलिटिकल रिस्क में आ जाता है। इकोनॉमिक रिस्क में क्या आएगा? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड इन्फ्लेशन। अगर महंगाई या फ्लक्चुएशन रेट बढ़ता है या एक्सचेंज होता है तो ये चीजों को ही देख के इकोनॉमिक रिस्क भी बढ़ जाता है। कल्चरल में मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कल्चरल डिफरेंसेस की तो हम अगर उस चीज को कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? रिस्क तो होगा ही।
ऐसी कमर्शियल रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय बायर, मतलब कि जो नॉन पेमेंट बायर होगा बाय बायर वो रिस्क करेगा। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल क्या है, हमने इंटरनेशनल बिजनेस तो पढ़ लिया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल बिजनेस जो है आईबी, मैं आईबी लिख देता हूँ, ठीक है, आईबी इतना बड़ा है समझ लो, और इंटरनेशनल ट्रेड उसका छोटा सा हिस्सा है, इंटरनेशनल ट्रेड उसका एक छोटा सा हिस्सा है, आईटी लिख देता हूँ इसको, ठीक है, आईटी। अब समझ गए, इंटरनेशनल बिजनेस जो है बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, क्या है, छोटा सा एक पार्ट है। अब सुनो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज, अब ध्यान से सुनना क्या डिफरेंसेस है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको इंटरनेशनल बिजनेस में और इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर आपने ध्यान से उस समय देखा होगा इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उसमें गुड्स एंड सर्विस ही नहीं था, लाइसेंसिंग था और फ्रेंचाइजिंग था और भी बहुत कुछ चीजें थी, पर इसमें क्या है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज। मतलब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विस ही नहीं था, उसमें क्या क्या था, गुड्स एंड सर्विस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजिंग, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ चीज था, उसका एक्सचेंज हो रहा था। पर अगर इंटरनेशनल ट्रेड में देखो तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्री, अगर कोई हम बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड को देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ आप गुड्स एंड सर्विस का ही एक्सचेंज कर सकते हो, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का ही एक्सचेंज कर सकते हो, उसको ही हम क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कह देते हैं। अब इसके भी टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब ये ध्यान से सुनो, इंपोर्ट क्या है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रोड, मतलब कि जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं वो भी दूसरे देश से। ऐसी सेलिंग, जब भी हम अपने गुड्स को दूसरे अब्रोड मतलब दूसरी कंट्री में वो सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कह देते हैं। अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, अब जैसे क्या करते हैं ना, बहुत कुछ कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, कुछ कुछ कंट्री बहुत दिमागदार होती है, वो क्या करती है, वो सामान तो खरीद लेती है किसी से, इंपोर्ट कर लेगी कि इंडिया से, समझ लो इंडिया से इंपोर्ट कर लिया और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगी, क्या करेगी, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगी विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग। देखो क्या है, इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग देम विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो आपको इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्रापोर्ट ट्रेड पता चल गया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, अगर पता चल गया तो उसकी डेफिनेशन अभी कमेंट में लिख के दिखाओ, है ना। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देखें तो किसने, डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ ने दी है। कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, जब भी कोई कंट्री स्पेशलाइज करके मतलब एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एफिशिएंटली, क्या एफिशिएंटली, कॉस्ट कम करके, उसको ही हम कह देते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी, जिसको किसने डेवलप किया, एडम स्मिथ ने किया है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में देखो तो उसको डेवलप किया डेविड रिकॉर्ड ने। ऐसी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में स्पेशलाइज कर लिया जिसके कंट्री ने गुड्स में, तो उसको हम किसने दिया, कौन सी थ्योरी मानेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी मानेंगे। ऐसी हेक्सर होलिन थ्योरी, जिसका नाम है थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका, ठीक है, कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स डेट यूज एविडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, अब ये भी हमें नहीं पता तो क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लेबर, लैंड, कैपिटल, है ना, ये सब आ जाता है, ठीक है, उसको ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये चीज आपकी क्या कर रही है, एक्सपोर्ट करने की बात कर रही है कंट्री में, उसको ही इसने दे रखा है आपका। अब देखो ध्यान से, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT क्या होता है, इसकी मीनिंग, फॉर्मूला और टाइप्स भी देखेंगे। देखो एक साथ सब कुछ दे रखा है, ठीक है। मीनिंग देखो आप, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कह देते हैं। मतलब डिफरेंस क्या, माइनस लगा दो,
माइनस लगा दो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला भी देख रहे हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसको ही हम क्या कह देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो सबसे आसान है, बहुत आसान है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने मैथ थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा, जब भी हम माइनस करते थे तो अगर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो बोलते थे ना डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का नाम ही सुनते हम क्या कर देते थे, माइनस लगा देते थे, क्या करते थे, माइनस लगा देते थे। वही कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट में से माइनस कर दिया जाए इंपोर्ट तो वही बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। अब ये फॉर्मूला बताने की जरूरत मुझे है नहीं, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। टाइप्स बताता हूं, टाइप्स में आपके एक फेवरेबल बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बीओटी पता चल जाती है। अब जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से तो फेवरेबल है, फिर अनफेवरेबल में इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से तो वो अनफेवरेबल बीओटी हो जाता है। तो ये बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक मुझे अभी तक का लगा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं। अब देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमने समझ लिया, बहुत आसान, फॉर्मूला भी समझ गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, फेवरेबल और अनफेवरेबल को भी समझ गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिस्टेंस, क्या, बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री, मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हो, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या मतलब, हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कह देते हैं। जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे इकोनॉमिक के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वो अपनी कंट्री में या दूसरी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, उसको ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह देते हैं। कंपोनेंट देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बीओपी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट देखते हैं पहले, करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड हो जाता है, मार्केटाइज ट्रेड, सर्विस, इनकम रिसीव्ड और ट्रांसफर। ऐसी आपका कैपिटल अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कैपिटल ट्रांसफर। ऐसी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या इंक्लूड रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और गोल्ड रिजर्व रहते हैं। ऐसी सुनिए आराम से ना, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट के समझेंगे। कोजेस क्या है इसके, कोजेस, ठीक है, एक्सेसिव इंपोर्ट, मतलब ज्यादा अत्यधिक इंपोर्ट करे जा रहे, इंपोर्ट करे जा रहे। इंपोर्ट का करने का मतलब जब हम दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदते हैं उसको ही इंपोर्ट कहते हैं, और ज्यादा खरीद ले वो हमारे लिए एक नुकसान भी होता है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी में आ जाता है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिसेशन और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब समझेंगे मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। मॉनेटरी मेजर जिसमें डिवैल्यूएशन और डिफ्लेशन आ जाते हैं, डिवैल्यूएशन और डिफ्लेशन आ जाते हैं। और नॉन मॉनेटरी मेजर में देखें तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आ जाते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स में, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट होती है आपकी, कौन सी, यूनिट 4, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप अब हम पढ़ने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। क्या होता है, मीनिंग देखिए, प्रोसेस थ्रू विच कंट्री रिड्यूस ट्रेड बैरियर एंड कोऑपरेट इकोनॉमिकल, मतलब कि अगर देखें तो प्रोसेस कर रही है कंट्री, क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है, किस चीज को, रिड्यूस कर रही है एक ट्रेड बैरियर, मतलब कि जो भी समस्या आती है व्यापार करने में उस चीज को प्रोसेस करके कम करने की कोशिश कर रही है, और कोऑपरेट कर रही है इकोनॉमिकल, वही आपका क्या हो गया, एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया। अब देखेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, मतलब लेवल निकलेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए, इसमें पार्शियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स होते हैं, मतलब पार्शियल रिडक्शन कर देते हैं टैरिफ, टैरिफ मतलब एक टैक्स कम कर दिया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। फ्री ट्रेड एरिया मतलब एफटीए, मतलब ऐसा देखो, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये होता है जब भी एक कोई सी कंट्री है वहां पे वो पूरी तरीके से रिमूवल कर दे, मतलब रिमूव कर दे अपनी टैरिफ को, हर एक मेंबर कंट्री, मतलब जो भी उसकी कंट्री में मेंबर है ना उसके लिए वो कह दे जो कि आप कुछ भी हमसे
इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी टैक्स नहीं है, तो वो हो गया फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए कह देते हैं। कस्टम यूनियन जिसमें एफटीए मिल जाती है और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ मिल जाता है। कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन और फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट और हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉलिटिकल यूनियन, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद कॉमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जब भी हो जाती है तो उसको पॉलिटिकल यूनियन कह देते हैं। अब बेनिफिट देखोगे क्या होते हैं, बेनिफिट रीजनल इंटीग्रेशन के क्या होते हैं ये देखना पड़ेगा ना। इंक्रीज ट्रेड क्या होता है, अब मेरे को बताने की जरूरत है, हमारा ट्रेड बढ़ जाता है। लार्जर मार्केट मतलब कि जो भी मार्केट है वो आपकी क्या होती है, छोटी मोटी मार्केट नहीं होती, बहुत बड़ी मार्केट आ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो बता रखा है आपको वही दोबारा। एफिशिएंट रिसोर्सेज अलोकेशन, एफिशिएंट मतलब कि ऐसा वेस्ट आउट नहीं कर रहे, कॉस्ट इफेक्टिव काम कर रहे, वो चीज आपकी बताइए। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ रही है। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे एक एक करके। वैसे फर्स्ट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैब्लिश कब हुई थी, 1995 में। कब हुई थी, 1995। अब बोलोगे ये सर याद करने की जरूरत है, हाँ याद करने की जरूरत है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, प्रमोट कर रहा था ये इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे उस चीज को ही बढ़ावा दे रहा था। कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस ट्रेड बैरियर मतलब कि जब भी आप देखते हो ट्रेड बैरियर का मतलब क्या है, जब टैक्स लगा देना या कुछ आपको व्यापार ना करने देना ऐसे कह दे, तो उसको भी कौन रिड्यूस कर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिजोल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स मतलब कि लड़ाई झगड़ा जो भी होता था दूसरी एक दो कंट्री में एक साथ होने लग जाती थी, उस डिस्प्यूट को कौन हैंडल करता था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता था। इसके सारे ऑब्जेक्टिव है, ये क्या थे, उद्देश्य ही थे इसके ये चीजें। फंक्शन क्या था, ट्रेड नेगोशिएशन करना, ट्रेड को नेगोशिएट करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, लड़ाई झगड़े को सेटल करना, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करना, मतलब कि ट्रेड की पॉलिसी क्या है उसको रिव्यू करना, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम था, एक फंक्शन था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या होता है उसको पहले समझने से पहले स्टैब्लिश कब हुई है वो देखो, 1944 में हुई है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, उद्देश्य क्या थे, एक्सचेंज करना रेट स्टेबिलिटी को और इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन करना। जो भी इंटरनेशनल मॉनिटरी मतलब मनी वैल्यू जो होती है आपकी, उसी को मॉनिटरी कह दिया जाता है। मॉनिटरी टर्म मतलब मनी, सिंपल समझो। और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, ये चीज आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में आ जाती है। अब जैसे किसी को आईएमएफ से लोन लेना होता है तो कंट्री लेती है पूरी एक, है ना, कुछ कुछ चीजें होती है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अभी जितना सिलेबस में उस हिसाब से समझो बस। वर्ल्ड बैंक को देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को दूर करना वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना मतलब जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करना, वो आपकी वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या कर रहा है, अपने ट्रेड और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है और असिस्ट कर रहा है डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो भी कंट्री डेवलप हो रखी है उसको असिस्ट कर रहा है। कौन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को देखेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। तो सिंपल है। यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है आपका, क्या है, लास्ट यूनिट है, उसको पहले समझते हैं। अब लास्ट यूनिट है, अब बहुत लोग बने तो हो, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है। यूनिट 5 को देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉन्टेम्पररी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, जब भी हम स्टडी करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी को और उसमें क्या इन्वॉल्व रहे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस। जब भी हम किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं और उसमें क्या इन्वॉल्व रहना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो उसको ही हम इंटरनेशनल फाइनेंस कह देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है,
पहले मीनिंग समझिए, मार्केट वेयर करेंसीज आर बाउट एंड सोल्ड, मतलब कि एक ऐसी भी मार्केट होती है जहां करेंसीज खरीदी भी जा रही है और बेची भी जा रही है, उस मार्केट को ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कह देते हैं। फंक्शन देखो इसके क्या है, फंक्शन क्या है इसके, करेंसी कन्वर्जन मतलब कि एक दूसरे से चेंज करना, हैजिंग रिस्क, इंटरनेशनल पेमेंट, ये सब आपके क्या है फंक्शन थे। एक्सचेंज रेट को देखेंगे तो एक्सचेंज रेट का मतलब ही क्या होता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, मतलब जब भी एक करेंसी की प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी में देखा जाता है तो उसको ही एक्सचेंज रेट में माना जाता है, एक्सचेंज रेट माना जाता है। टाइप्स देखेंगे तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और मैनेज फ्लोट है ना। गवर्नमेंट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट की वजह से, और कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम, मतलब दोनों का मिलावट है ये मैनेज फ्लोट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफडीआई क्या होता है ये, अब इसको ध्यान से समझे। इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी इन अनदर कंट्रीज बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इन अनदर कंट्री को तो उसको ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, एफडीआई कह देते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कैपिटल इनफ्लो होती है, जो भी पूंजी होती है वो इनफ्लो होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं किसके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई को क्या क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइव फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन सिक्योरिटी सच एज शेयर एंड बॉन्ड, मतलब कि जब भी कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करता है, किसके थ्रू, सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के थ्रू, जैसे शेयर एक सिक्योरिटी और बॉन्ड एक सिक्योरिटी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, एफआईआई कह देते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट क्या होता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट क्या होता है, कंपोनेंट देखना है इसके, ठीक है। कंपोनेंट देखोगे तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट और यूरो करेंसी मार्केट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में के कंपोनेंट होते हैं। कंटेम्पररी इशूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन बिजनेस ऑपरेशन, जब भी हम अपने बिजनेस ऑपरेशन में कुछ डिजिटल यूज कर रहे हैं उसी को डिजिटलाइजेशन कह देते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ है इससे, सभी को पता है इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका, ई कॉमर्स ग्रोथ हुई है, डिजिटल पेमेंट होने लगे हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई, अब दूर दूर के लोग भी जान चुके हैं इस चीज को। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स मीनिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जितने भी आपके हैं अगर हम उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको ही हम ई कॉमर्स कह देते हैं। आजकल सारे लोग ई कॉमर्स ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाके ही एक बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, ध्यान से सुनो, बेनिफिट क्या होते हैं, ग्लोबल रीच मिलती है, अब एक ही कंट्री में नहीं कर रहे, वो ग्लोबल काम कर रहे हैं, हर एक कंट्री देख सकता है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, अब देखो मतलब 24 घंटे वो काम में अवेलेबल होते हैं। अब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, अगर आप देखोगे कोई डेवलपमेंट हो रही है और प्रेजेंट की नीड है पर वो क्या कर रही है, फ्यूचर को हार्म नहीं कर रही है, तो वही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इसके, इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन होता है और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सबकी बनती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR होता है, बिजनेसेस वॉलंटरीज कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इन्वायरमेंटल वेलफेयर, अगर हम अपने ही समाज या आपके इन्वायरमेंट को देख के काम ना करें, उनके वेलफेयर के लिए ना सोचे, तो वो क्या ही फायदा बिजनेस करने का, तो वही आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आपको करना पड़ता है, ठीक है। प्रीसाइट जिसमें मीनिंग क्या है इसकी, विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, मतलब कि विड्रॉ क्या कर रहा है यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। इम्पैक्ट क्या रहा है इसका, चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी, बिजनेस अनसर्टेनिटी, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट, यही सब आपका। ट्रेड वॉर्स क्या होते हैं, अब व्यापार में वॉर तो होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जब भी कोई सिचुएशन
कंट्री में इम्पोज कर रही है टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन के बीच, वो भी एक गुड्स के, है ना, उसको ही ट्रेड वॉर्स कह देते हैं। अब देखो क्या होता है, कोई ऐसा कह देता है मेरी कंट्री में अगर आओगे तो टैरिफ इतना देना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है जो मेरी कंट्री में नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, ट्रेड वॉर हो गया। इफेक्ट क्या होते हैं इससे, रिड्यूस्ड ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि अब ग्लोबल ट्रेड में क्या होगा, वो कम होने लग जाएगा। अगर एक कंट्री मना ही कर देगी दूसरी कंट्री को, फिर तीसरी का भी मना करेगी, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ग्लोबल ट्रेड रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे, हायर प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। देखो प्राइस बढ़ेंगे, कंपटीशन कम होगा, ये चीजें होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाए। पूरा यूनिट हो गया। अब देखेंगे क्या क्या हमने रिवीजन किया है। यूनिट फर्स्ट देखो जिसमें मीनिंग पढ़ी है, फीचर पढ़ा, इंटरनेशनल बिजनेस का, ग्लोबलाइजेशन, मोड्स ऑफ एंट्री, एफडीआई एंड जॉइंट वेंचर। ऐसी यूनिट सेकंड में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पेस्टल एनालिसिस, इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। ऐसी देखो ये सारा भी आपको दिख रहा होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम। ऐसी यूनिट 4 में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन ईओ, सार्क, ये सब आपने। यूनिट 5 जो लास्ट था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट्स, एफडीआई, एफएफआई, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्रेक्साइट और ट्रेड वॉर को। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, सारा चीज कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो, बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अपने सारे दोस्तों से करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो। देखो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और एक एक चीजों को मैंने समझाया है, चाहे ये लंबी हो गई हो वीडियो, पर मैंने एक एक डीप समझाया जो आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज कमेंट करना कैसी लगी है वीडियो, और अपने सारे दोस्तों से शेयर करो जो उनकी भी मदद हो सके, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। जो आपसे रिलेटेड वीडियोस आएंगी तो देखो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ये सब कुछ लिखना, अगर आपको जोन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको डेफिनेशन याद हो गई, वो भी कमेंट में लिखना। अगर कमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक फायदा होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और आप टॉपिक को भी लिख सकते हो, और फीडबैक देना चाहते हो, पर आपको अगर कोई सी वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को तो हम अंत करते हैं। अब मिलेंगे अगली कोई ऐसी वीडियो में जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।